तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे को तो आप जानते ही हो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 1 है खेल आयोजनों का प्रबंध। ठीक है, हमने इसके कुछ टॉपिक्स हमारी पिछली वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आगे आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या कर लिया था, एक सेकेंड। हमने पार्ट 1 में कर लिया था हमारा मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट। हमने ये हमारे पार्ट 1 में पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा हमने पार्ट 1 में हमारे मैनेजमेंट के बारे में भी कंप्लीट कर लिया है कि हमने मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, हमारे मैनेजमेंट में कौन कौन सी टीम्स होती हैं। अगर आपको उन सब की वीडियोस देखनी है तो आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमें करना है हमारा पार्ट 2, जिसमें हम करने वाले हैं हमारा लीग टूर्नामेंट, फिक्चर एंड इट्स प्रोसीजर्स और हमारा संस्थानगत और एक्स्ट्रा मूरल कंपटीशन कि ये सब क्या होते हैं। तो हमारे सेकंड पार्ट में आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं हमारा लीग टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में 2 टाइप्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, जिसमें से हम नॉकआउट कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये रहे टूर्नामेंट। ये हो गया हमारा नॉकआउट, लाभ और हानि इसके, और ये इसकी पूरी प्रोसीजर कि हम इसको कैसे निकालते हैं, कैसे इसका फिक्सचर बनता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट हमारा हो चुका है। अब बारी है हमारे लीग टूर्नामेंट की। लीग टूर्नामेंट, अब इसके अंदर क्या होता है, लीग टूर्नामेंट होता क्या है, तो ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार अवश्य मैच खेलती है। लीग टूर्नामेंट के अंदर जो भी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी वो एक दूसरे के संग मैच जरूर खेलेंगी। जैसे हमारे पास अगर टोटल 9 टीम्स हैं तो 9 टीम्स एक दूसरे के साथ मैच जरूर खेलेगी। जैसे कि 1 भी 9 के संग खेलेगी, 2 भी 9 के संग खेलेगी, 3 भी 9 के संग खेलेगी, 4 भी 9 के संग खेलेगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर टीम के संग मैच करती है, हर ऑपोजिशन टीम के संग मैच करती है। ठीक है, लीग टूर्नामेंट में ये होता है। और क्या होता है, विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित होता है। अब टीम विनर कौन होगी, तो हमारे 9 मैच होते हैं। हर टीम, अगर हमारे पास टोटल टीम 9 है तो हर टीम 9 मैच खेलेगी अलग अलग टीम के साथ। तो उसमें डिसाइड होगा कि कौन सी टीम कितने ज्यादा राउंड जीती, कितने ज्यादा मैचेस जीती, उस हिसाब से हमारा विनर डिसाइड होता है लीग टूर्नामेंट के अंदर। तो आईपीएल तो आपने सुना होगा, है ना। तो आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन प्रीमियम लीग। ठीक है, तो इसके अंदर भी हर टीम के संग खेलती है। तो सिंपल वही सिस्टम है लीग टूर्नामेंट का। ठीक है, अब इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। अब इन टूर्नामेंट में क्या होता है, इसको पढ़ेंगे आगे। सिंगल लीग टूर्नामेंट, अब इसमें क्या होता है, इस टूर्नामेंट में सभी टीम सभी अन्य टीमों के साथ एक बार मैच खेलती है। ठीक है, सिंगल लीग है इसलिए एक बार मैच जरूर होगा उनका। ठीक है, हर किसी टीम के साथ। ठीक है, सिंगल लीग में क्या होता है, हर किसी टीम के संग एक बार मैच जरूर खेलेगी। उसके बाद मैच की संख्या निर्धारित करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ठीक है, मैच की संख्या निर्धारित करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज एंड 2। n क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 9 है तो n हमने ले लिया 9, फिर ब्रैकेट में 9 क्योंकि n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स, फिर -1 एंड 2। अब 9 में से -1 करेंगे, 9 ब्रैकेट में 8 एंड 2। अब इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो आंसर आएगा वो हमारे
बताएगा कि हमारे कितने निर्धारित संख्या होगी मैच की, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, डबल लीग टूर्नामेंट। अब डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, ठीक है, डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, इस टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम सभी अन्य टीमों के साथ 2 बार मैच खेलेगी। कितनी बार, 2 बार। सिंगल में हम कितनी बार खेलते हैं, सिंगल में हम 1 बार खेलते हैं और डबल में हम 2 बार खेलते हैं। अब हमारे पास टीम 9 है, ठीक है, टोटल टीम्स हमारे पास 9 है। तो हर टीम मैच सिंगल लीग मैच में कितनी बार खेलेगी, 1-1 बार खेलेगी हर टीम के साथ। पर डबल लीग मैच में कितनी बार खेलेगी, 2-2 बार खेलेगी हर टीम के साथ, ठीक है। जैसा उसका नाम है उसी हिसाब से टीम उतनी ही बार खेलेगी उनके साथ, ठीक है। फिर मैच की संख्या मैच होगा, ठीक है। मैच की संख्या निर्धारित करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ऊपर हमारा क्या फॉर्मूला था, n ब्रैकेट में n-1, ठीक है, अप टू, ठीक है, ये था हमारा ऊपर का फॉर्मूला, ठीक है। नीचे का फॉर्मूला क्या है हमारा, n-1 और बस इतना ही। यहाँ से हमने 2 हटा दिया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास डबल लीग मैच है, हमें डबल मैच तो करना ही है इसलिए। और दूसरी बात ये कि हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा हमारे एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ये हमारे एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि डबल लीग टूर्नामेंट आ जाए, बिकॉज इट्स इजी, बट हम चांस नहीं ले सकते। तो आपको दोनों याद करने हैं और दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो ये हमारे फॉर्मुलाज हो गए, ये हो गया हमारा डबल लीग का और ये हो गया हमारा सिंगल लीग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके लाभ क्या होते हैं, इनके हानि क्या होते हैं। तो इनके लाभ क्या होते हैं, टूर्नामेंट का आकर्षण अंत तक बना रहता है, ठीक है। अब हर टीम 1-1 राउंड सबके संग खेलेगी, तो चांसेस रहते हैं ना कि लाइक एक हार गई बट अगला जीत जाए, ये हार गई अगला जीत जाए, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि भाई कोई ना कोई मैच तो जीतेगी। और अगर वो आपकी फेवरेट टीम है तो आप उसका हर मैच देखोगे, ठीक है। आईपीएल में भी हम देखते हैं ना, आरसीबी और सीएसके, इन सब जो भी टीम्स होती हैं हमारी फेवरेट, तो हम उनकी भी मैच देखते हैं, चाहे वो भले ही इस मैच में हार गए बट हम अगला भी देखते हैं ना कि क्या पता उसमें जीत जाए, क्या पता अभी भी हमारे पास चांसेस हो, तो वो सब, ठीक है। इसके बाद सभी टीमों को खेलने का पूरा मौका मिलता है। टीम को हराने के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया जाता, ठीक है। अब हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता था कि टीम हार गई तो उसको हम वहीं से डिस्क्वालीफाई कर देते थे, बाहर कर देते। बट लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि हर टीम को एक पूरा चांस मिलता है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को जीतने का। तो उनको चांसेस मिलते जाते हैं। अगर वो आउट भी हो गए उस मैच में तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, क्योंकि उनको अगली टीम के संग खेलने के लिए वापस मैच में रखा जाता है। तो इसके क्या फायदे हैं, पहला कि आकर्षण बना रहता है अंत तक, फिर सभी टीमों को खेलने का पूरा मौका मिलता है, और ऊपर से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं किया जाता। अब इसकी हानियां क्या हैं, हानियां, धन की अधिक आवश्यकता होती है। अब इसमें धन का क्या कारण है ना, धन की अधिक आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हर टीम के संग मैच खेलेगी तो ऑब्वियसली उनका खाने का, उनका रहने का, उनका आवास का खर्चा भी होगा उतना ही। क्योंकि अगर हमारे टूर्नामेंट्स बहुत देर तक चल रहे हैं, बहुत टाइम तक चल रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको सब चीजें चाहिए, है ना, सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ऊपर से अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाता है, कोई भी इक्विपमेंट नया मंगाया जाता है, वो भी उनके लिए लगेगा। तो धन की बहुत आवश्यकता होती है। परिणाम देर से आते हैं, क्योंकि हर टीम को 1-1 मैच खेलने का मौका दिया जा रहा है। अब 1 ने टोटल 9 टीम के संग खेला, पहले 1 ने 2 के संग खेला, फिर 1 ने 3 के संग खेला, फिर 1 ने 4 के संग खेला, सो ऑन। तो फिर ऐसे ही 2 भी खेलेगी, 2 भी 3 के संग खेलेगी, 2 भी 4 के संग खेलेगी, 2 भी 5 के संग खेलेगी, फिर और जाता है, फिर 5 भी 4 के संग, ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक है। अब समय अधिक लगता है, समय ऑब्वियसली अधिक लगेगा कि हर टीम को 1-1 मैच खेलना है अपने साथ, है ना, हर टीम को अपना प्रदर्शन करना है, हर टीम को अपना बेस्ट देना है, तो लगेगा ही। फिर खेल अधिकारी तथा खेल ग्राउंड की आवश्यकता अधिक होती है। खेल ग्राउंड और खेल अधिकारी, हाँ। अब अगर हमारा मैच 24 आवर्स, वैसे 24 आवर्स चल नहीं सकता, फिर भी हम मान लेते हैं अगर 24 आवर्स चल रहा है तो हमें ऑब्वियसली हमें अधिकारी ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि एक शिफ्ट में हर कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। 2 शिफ्ट के लिए लगेंगे। ऊपर से हमारे पास ग्राउंड भी होना चाहिए अच्छा, ताकि लोग खेल सकें। और अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम वहाँ कर सकें। तो ये सारी चीजें। फिर खेल उपकरणों की आवश्यकता अधिक होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाता है, कोई भी उपकरण खराब हो जाता है, तो उनके लिए नया मंगाना पड़ेगा, ये सब, ठीक है। तो इसके अंदर हानियां क्या होती है, हमारे धन की अधिक आवश्यकता, परिणाम देर से आते हैं, समय अधिक लगता है, खेल अधिकारी तथा खेल ग्राउंड ज्यादा होते हैं, खेल उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया हमारे लीग टूर्नामेंट का
लाभ हानि। और हमारे पास दो टाइप के कौन से टूर्नामेंट होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। अब साइकिलिंग फिक्सचर, अब हमारे पास दो टाइप्स के फिक्सचर होते हैं, एक होता है साइकिलिंग फिक्सचर और एक होता है स्टेयर्स फिक्सचर। अब हम इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो मान लो हमारे पास टीम की कुल संख्या है 9, कितनी है 9। फिर मैच की कुल संख्या कैसे निकालें, हमने वहां फॉर्मूला पढ़ा था n(n-1) अपॉन में 2, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम यहाँ रखेंगे, देखो टोटल टीम हमारे पास 9 हो गई, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स हमने ले ली 9, फिर ब्रैकेट n का होता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स, हमने ले ली 9, फिर -1 अपॉन में 2। अब 9 - 1 कितना होता है, 8 यहाँ हमारा आ गया। अब हमने ब्रैकेट ओपन किया है तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 9 से 8 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 72। अब 9 8 कितना होता है 72, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, आ गया हमारे पास 36। तो हमारे पास टोटल संख्या मैच की कितनी होगी, 36, ठीक है। कुल संख्या राउंड की n = 9 राउंड। अच्छा हाँ, राउंड की संख्या निकालना इसमें बहुत इजी है, जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स है उतनी हमारे राउंड होंगे, ठीक है। ये हमारे मैच है और ये हमारे राउंड है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मैच हमने कैसे निकाला, अब जैसे हमारे पास 9 टीम्स थे, अब हम ले लेते हैं अगर हमारे पास है 11 टीम्स, ठीक है। टोटल टीम्स हमारे पास कितनी होगी 11। हमारा फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास टोटल टीम कितनी है 11 -1 अपॉन में 2। अब 11 में से -1 करें 10, ठीक है। अब यहाँ से हमने ब्रैकेट खोला 11 × 10 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 11 × 10 किया हमने 110 अपॉन में 2, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 2 5 10 एंड 55। हमारे पास मैच के कितने राउंड संख्या आ गई 55। तो सिंपल है, सिंपल तरीका है, सिंपल इक्वेशन है और सिंपल ही हमारा फॉर्मूला है, बस आपको याद करना है और इसको लगाना सीखना है, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से होगा। वैसे अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो। सिंपल है, हमारी टोटल टीम्स जितनी होगी उतने हमारे राउंड ऑफ मैच होंगे। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स, दोनों n का सेम मतलब होता है। उसके बाद हमें -1 करना है, ब्रैकेट खोलने पे हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक। तो ये हो गया हमारा साइक्लिंग फिक्सचर, ठीक है। अब हम देखते हैं एक सेकंड। अब ये हमारा फिक्सचर, अब हमें देखेंगे इसमें कैसे राउंड होते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा था ना कि हमारे टोटल राउंड्स ऑफ मैच कितने थे 9, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी थी 9। हम देख सकते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, 7th एंड 8th एंड 9th, ठीक है। आप ऐसे भी चालू कर सकते हैं, इसे लिखा है 9th 8th 7th एंड सो ऑन, ठीक है। 9 हमारे पास राउंड हो गए मैच के। अब हमारे पास संख्या कितनी थी 36 मैच थे हमारे, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने मैच हुए, ठीक है। अब ये हमारा फिक्सचर है हमारे लीग टूर्नामेंट का। अब आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ बी बन रहा है, ठीक है, हर टीम के आगे बी बन रहा होगा, यहाँ पे इस लाइन में हर टीम के आगे बी बन रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि बी हमेशा अपनी जगह पे स्टिल रहेगा, ठीक है। हम इसको मूव नहीं करेंगे, इसके अंदर साइक्लिंग फिक्सचर के अंदर हम बी को कभी मूव नहीं करेंगे। और बी का मतलब होता है बाय, जिस टीम को बाय दिया गया हो, बी हमेशा अपनी जगह से मूव नहीं होगा। अब हम देखेंगे हमारे मैच किसका किसके साथ साथ हो रहा है, ठीक है। अब इनका मैच, इनका मैच, इनका मैच, इनका मैच, ऐसे से मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, हमारे जो, इसको साइक्लिंग फिक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो भी टेबल्स है वो ऐसे घूमता है, साइक्लिंग में घूमता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कैसे घूमता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास 9 यहाँ था, ठीक है, फिर 9 ने अपना प्लेस चेंज कर लिया, यहाँ पे हमारे पास 8 आया, फिर 8 ने अपना प्लेस चेंज कर लिया, फिर यहाँ हमारे पास 7 आया, फिर 7 ने यहाँ से अपना प्लेस चेंज कर लिया। तो यहाँ पे रोटेशन होती रहती है, बी अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, बी यहाँ से कभी रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। ये बी जिस टीम को बाय दिया जाता है, ठीक है। अब इनके बीच में मैचेस हो रहे हैं, है ना, जैसे ही इनके बीच में मैच होगा तो ये अपनी जगह कन्वर्ट करेंगे ताकि सब टीम के संग इनके मैच हो सके। जैसे कि हम देखते हैं 7 ने अपनी जगह बदल ली थी और यहाँ पे आ गया था, फिर हम यहाँ देखेंगे यहाँ 6 था,
ठीक है, 6 ने अपनी प्लेस बदली, वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ 4, ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर में बदलता रहेगा। ठीक है, ये अपनी साइकिलिंग बदलती रहेंगे। अब इस हिसाब से क्या होगा कि हर टीम का मैच हर टीम के साथ होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है साइकिलिंग मेथड। बस आपको इनको रोटेट करना है। अगर हमारे पास टोटल टीम्स ऑफ मैचेस 9 है तो हम 9 ही लेंगे, अगर हमारे पास 11 होते तो हम 11 लेते, और यहाँ पे होता हमारा 1 ही। ठीक है, फिर 11 को हम यहाँ करते रोटेट, यहाँ आ जाता 11, फिर यहाँ आ जाता 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर यहाँ आता 10। ठीक है, 10 को हम यहाँ रोटेट करते तो यहाँ आ जाता 9, सॉरी 10, फिर यहाँ आता 9, ऐसे ही रोटेट होता रहता है। ये टीम के नंबर के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि वो रोटेट होगा या नहीं। ठीक है, रोटेट होगा या नहीं, नहीं रोटेट तो होगा ही, बट कैसे होगा वो। बाकी सिंपल है कि बी हमेशा हमारा स्टिल रहता है कि बी हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा। हर मैच में सिर्फ नंबर्स ही हमारे टीम्स के रोटेट होंगे, बी नहीं होगा, बी हमेशा स्टिल रहेगा अपनी जगह पे। अब इसके बाद कौन सा मेथड आता है, इसके बाद है हमारा स्टेयर केस मेथड। ये भी बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बताऊंगी कैसे इजी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ मैचेस, सेम फॉर्मूला, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टीम्स। एन क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ टीम्स, जहाँ अभी मैंने बताया। ठीक है, एन हमेशा हमारा नंबर ऑफ टीम्स ही होता है किसी भी फॉर्मूले में। नॉकआउट फॉर्मूले में हमने देखा था, है ना, n-2 n-1 का फॉर्मूला था ना, तो उसमें भी एन हमेशा टोटल नंबर ऑफ टीम को ही बोला जाता है। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ टीम्स 11 देन नंबर ऑफ मैचेस आर, देखो मैंने बताया था ना 11 टीम्स होंगी तो क्या मैचेस होंगे, 55 मैचेस। कितने मैचेस, 55 मैचेस। अब हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल सेम फॉर्मूला है, n-1 वाला और डिवाइडेड बाय 2। तो n हमारा कितना था, 11 -1 अपॉन 2, 11 इंटू 10 अपॉन 2, 110 अपॉन 2, और 110 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 मैचेस हमारे आ गए। अब टोटल राउंड कितने होंगे, अब जितने नंबर ऑफ टीम्स होते हैं उतने ही टोटल राउंड होते हैं। नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितना थी, 11, तो कितने राउंड्स होंगे, 11। अब हम देखेंगे स्टेयर केस मेथड। ठीक है, स्टेयर केस मेथड क्या होता है। ठीक है, स्टेयर केस मेथड में हमने ले रखा है 9 टीम्स, टोटल टीम्स हमारी 9 ले रखी है हमने। स्टेयर केस मेथड, टोटल टीम्स 9। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा सेम, n-1 अपॉन 2 वाला। ठीक है, n हमारे पास 9 है, 9-1 अपॉन 2, 92 अपॉन 2, 72 अपॉन 2, 36 मैचेस, और राउंड्स कितने होंगे हमारे 9। अब स्टेयर केस मेथड में होता क्या है, ये देख सकते हो आप, हमारे पास स्टेयर केसेस हैं। स्टेयर केस मतलब जो सीडी जैसे किया गया हो। अब इसमें सिंपल होता है, हमें हर टीम के साथ मैच करवाना होता है। जैसे कि टीम नंबर 1 है हमारे पास, हमने इसका मैच 2 से भी करवाया, इसका 3 से भी करवाया, इसका 4 से भी करवाया, इसका 5 से भी करवाया, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी। हमें सिर्फ सीडी में हमें मैच की डिटेल्स देनी होती है कि हमने कौन कौन सी टीम का मैच किसके संग कराया, और एक ही सीडी में एक ही टीम का मैच हम सबसे करवाते हैं। जैसे इसमें हमने 1 ले रखा है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। ठीक है, तो उनका मैच अब आप बोलोगे 9 क्यों रहा है, क्योंकि 9 के तो यहाँ सबके साथ हो ही रहे हैं ना। 1 के साथ भी 9 का हो गया, 2 के साथ भी 9 का हो गया, 3 के साथ भी 9 का, 4 के साथ भी, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, सबके संग 9 का हो गया, इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेज नहीं ली। अब 2 का 3 के साथ, क्योंकि 2 का 1 के संग हम पहले ही यहाँ कर चुके हैं, 2 का 2 के संग होगा नहीं, वो अपने संग कैसे मैच करेगी, तो 2 का 3 के संग, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 3 का 3 के संग नहीं होगा, 3 का 2 के संग पहले ही हो चुका है। ठीक है, और 3 का 1 के संग भी पहले ही हो चुका है, तो 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि हमने कौन कौन से मैच करवा दिए, बट फिर भी बहुत ईजी है ये। ठीक है, फिर 4 का 5 के संग होगा सीधे, क्यों, क्योंकि 4 का 3 के संग हो गया, 4 का 2 के संग हो चुका है, 4 का 1 के संग हो चुका है। फिर 5 का 6 के संग होगा, क्योंकि 5 का 5 के संग नहीं हो सकता, 4 का 5 के साथ हो चुका है, 3 का भी 5 के साथ, 2 का भी 5 के साथ, 1 का भी 5 के साथ। तो ऐसे ऐसे सो ऑन चलता ही रहता है वो। हर किसी स्टेयर्स में हम एक ही टीम लेंगे और उनके मैच हम दूसरी टीम से करवाएंगे, और बाकी हमें देखना भी है कि कौन सी टीम्स के मैच पहले ही हो चुके हैं। जैसे 2 से 2 का नहीं होता, बट 2 का 1 से पहले ही हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा हो, तो सेम यही रहेगा। बाकी ये दोनों मेथड बहुत ईजी है, साइक्लिंग मेथड भी और स्टेयर केस मेथड भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे वो पूछेगा कि आपको क्या करना है, आपको वो लिख के देगा कि आपको स्टेयर केस मेथड से बनाना है या साइक्लिंग मेथड से। ठीक है, आप अपने हिसाब से दोनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी आ सकता है वो। अब आते हैं संस्थानगत यानी कि इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता। अब इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता होता क्या है, ठीक है,
संस्थानगत। अब इसमें क्या होता है, संस्थानगत का अर्थ है संस्था के अंतर्गत, अर्थात इसका अर्थ है संस्था की दीवारों या कैंपस के अंदर होने वाली क्रियाकलापें। क्रियाकलापें मतलब एक्टिविटीज, ठीक है। अब संस्था का अर्थ क्या होता है, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब अंतर्गत मतलब इनर, उसके अंदर होने वाला, ठीक है। और कार्यक्रम मतलब एक्टिविटीज, यानी कि जो भी किसी संस्था के अंदर एक्टिविटीज हो रही है हम उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल, यानी कि संस्थानगत प्रतियोगिता। फिर ये क्रियाकलापें केवल संस्था या स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों में दूसरे विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी भाग नहीं ले सकता। जैसे कि हम स्पोर्ट्स डे वगैरह बनाते हैं, उसमें एक्टिविटीज होती हैं, कई प्रकार के मैचेस होते हैं, तो उसमें बाहर किसी भी स्कूल का विद्यार्थी नहीं आता, अपने ही जाते हैं ना, तो वो सब। और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, बहुत टाइप्स के, लाइक पोएम हो गया, एक्टिविटीज हो गई, तो इन टाइप के प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं संस्थानगत प्रतियोगिता। थोड़ा हो जाता है। बाकी इसके उद्देश्य क्या होते हैं, मोटिव्स, ठीक है। उद्देश्य सबसे पहला सामाजिकरण का विकास करना। अब सामाजिकरण का विकास कैसे होगा, बच्चे मिलेंगे, ठीक है, बहुत चीज सीखेंगे तो समाज का विकास होगा, तो सामाजिकरण का विकास होगा। फिर इंट्राम्यूरल की भागीदारी से छात्रों में ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति और भाईचारे जैसे कई सामाजिक गुण विकसित होते हैं। अब हम खेलने जाएंगे तो ऑब्वियसली ईमानदारी होगी, क्योंकि हम सोचेंगे ना कि लाइक हम ईमानदारी से जीतें, कोई मिस्टेक ना करें, कोई भी चीटिंग ना करें, ये सब। उसके बाद भाईचारा, जब अपने जब भी हम अपने एनिमीज से मिलते हैं, जो भी हमारे अगेंस्ट कॉम्पीट कर रहा होता है, उनसे मिलते हैं, तो अगर वो जीते भी तो एक बार को लगता है कि यार बहुत मेहनत की है उसने, तो वो भाईचारा होता है, ब्रदरहुड होता है, तो उसकी बहुत वो होती है। किसकी ईमानदारी, अनुशासन, सहानुभूति, सहयोग और भाईचारे, ये बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। हम उद्देश्य कर रहे हैं समाजीकरण का विकास होता है विद्यार्थी के अंदर। फिर उसके बाद ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति और भाईचारे जैसे कई सामाजिक गुणों का विकास भी होता है इसके अंदर। किसके अंदर, हमारे इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑब्वियसली मनोरंजन प्रदान करना। मनोरंजन कैसे प्रदान करेगा बच्चा, देखो इंट्राम्यूरल छात्रों में मनोरंजन प्रदान करते हैं। अधिकांश गतिविधियां मस्ती से भरी होती हैं। ये जोरेदार स्कूल के काम से छूट का अवसर प्रदान करता है। सबसे पहला, जब भी हम इंटरम्यूरल कंपटीशन करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे स्कूल वाले बोलते हैं कि हमें इसके लिए बहुत तैयार होना चाहिए, बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो हम थोड़ा स्कूल वर्क से भी हमें छूट मिलती है, ठीक है। और बच्चा थोड़ी मस्ती भी कर पाता है, बहुत सारा फन कर पाता है, जिस जैसे वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है उसमें, उस एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए। तो दैट्स द पॉइंट कि इंटरम्यूरल में क्या होता है कि हम मनोरंजन करवा पाते हैं, बच्चों को समाजीकरण करवा पाते हैं, दैट्स। उसके बाद प्रतिभा खोजने में मदद करने के लिए, अब प्रतिभा कैसे खोजेंगे, ऐसे कई छात्र हैं जो प्रतिभाशाली हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इंट्राम्यूरल उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको एंजाइटी होती है कि वो अननोन लोगों के सामने नहीं बोल पाते, अननोन लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर होता है इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो अपने स्कूल के अंदर होता है, अपने ही नोन पर्सन के पास होता है, सामने होता है, तो हम खुल के बोल पाते हैं और उस बच्चे को अपना मौका मिलता है अपनी बात रखने का। स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है, विकसित करने के लिए इंट्राम्यूरल हमेशा छात्रों में स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है, विकसित करें। छात्रों को पढ़ाना अच्छी खेल भावना का मूल्य उनके चरित्रों को आकार देने में बहुत मदद करता है। छात्रों की कड़ी मेहनत और निष्पक्ष खेलने के लिए और खेल के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इंटरम्यूरल कंपटीशन में क्या होता है, हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो अच्छा खेलें, ब्रदरहुड दिखाएं, ठीक है, ईमानदारी से खेलें, तो यही सब। तो इंटरम्यूरल में क्या क्या होता है, समाजीकरण होता है, बच्चे का उनको मस्ती करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, अपना प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। उसके बाद हम स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप। अब आता है हमारा एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन। एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल का अर्थ
एक्स्ट्राम्यूरल शब्द लैटिन शब्द के एक्स्ट्रा और म्यूरल से लिया गया है। ये 1 नंबर में आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द से। अतिरिक्त का अर्थ है बाहर और भीत का अर्थ है दीवार। इसका अर्थ है कि वह गतिविधियां जो किसी संस्था या स्कूल की दीवार के बाहर की जाती हैं। ठीक है। अंत विद्यालय प्रतियोगिता के अंतर्गत खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन 2 या 2 से अधिक विद्यालय के बीच होता है। इस प्रकार के आयोजन से विद्यालयों में तथा विद्यार्थियों के, ठीक है, तो एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, जो हम बाहर करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, जो हम बाहर करते हैं। एक्स्ट्रा मतलब बाहर और म्यूरल मतलब दीवारों के अंदर। तो एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज हम बाहर की जाती है, हमारे स्कूल के ग्राउंड के बाहर की जाती है और उसके अंदर दूसरे स्कूल वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में कंपटीशन होते हैं ना, कि बास्केटबॉल कंपटीशन है, फुटबॉल कंपटीशन है, तो वो बाहर होते हैं ना, ग्राउंड्स वगैरह में बाहर होते हैं। तो वो कंपटीशन जो बाहर किए जाते हैं और दूसरे स्कूल वाले भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन। अब इसके लाभ या हानि देखेंगे हम। अब अंत विद्यालय प्रतियोगिताओं के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल करिकुलम कंपटीशन भी बोल सकते हो। खेलों के स्तर में वृद्धि करना, ठीक है, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे खेलने आएंगे, बहुत सारे स्कूल से खेलने आएंगे, तो हर स्कूल अपना बेस्ट देना चाहेगा, हर स्कूल अपने बच्चों को बेस्ट कोच देता है फिर उसको बताने के लिए, क्योंकि रेपुटेशन का भी सवाल होता है स्कूल का। बच्चों को भी मजा आता है, बच्चे बहुत अच्छा खेल पाते हैं, अपने वो अपनी स्किल्स दिखा पाते हैं। तो अंतिम विद्यालय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से विद्यार्थी अपने विशेष खेल की तकनीकों तथा युक्तियों में कुशल हो जाते हैं। इस प्रकार यह खेल प्रतियोगिताएं खेलों के स्तर में वृद्धि कराने में मददगार साबित होती हैं। विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना। अब अनुभव कैसे प्रदान करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अच्छे कोच दिए जाते हैं, स्किल्स करवाई जाती हैं, सुबह सुबह बुलाया जाता है, ट्रेनिंग्स होती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग्स होती है, क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन का भी सवाल होता है और ऊपर से बच्चों को अपना 100% बेस्ट देना होता है। तो ऑब्वियसली उसमें क्या हो जाता है, फिर अनुभव, लोग बच्चों को अनुभव होने लगता है हर चीज का, कि वो हर चीज में बेस्ट होने लगते हैं। तो यही होता है एक्स्ट्राम्यूरल में। अब और क्या होता है, खेल भावना व भाईचारे का विकसित करना। देखो, अगर हम कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, चाहे वो नॉकआउट हो या फिर एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन या इंटरम्यूरल कंपटीशन या लीग टूर्नामेंट, कोई भी गेम हो, हमारा ब्रदरहुड उसमें होता ही है। ठीक है, वो विकसित होता ही है, क्योंकि हम अपनी भावना नहीं रखते, हम सामने वाले की भावना देखते हैं। जैसे कि अगर हम मैच हार गए तो ऑब्वियसली वो खुश होंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें बहुत मोटिवेट करते कि लाइक यू डिजर्व दिस, ठीक है, तुमने बहुत मेहनत की थी, तुमने बहुत अच्छा खेला। तो वो ब्रदरहुडशिप होती है। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसे होता है कि हम जीत जाते हैं, वो हार जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार उन्होंने भी उतनी मेहनत की थी जितनी हमने मेहनत की थी, है ना, उन्होंने भी बहुत अच्छा दिया, अपना 100% दिया। तो ये सब हमारा भाईचारा विकसित करता है। तो हर गेम, हर टूर्नामेंट जो भी हम खेलते हैं, उन सब में ये विकसित तो होता ही है, स्पोर्ट्समैनशिप तो विकसित होती ही है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इससे हमारा क्या फायदा होता है, स्पोर्ट्समैनशिप, ब्रदरहुड, ये तो हर चीज में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नए नियमों व नवीनतम तकनीकी की जानकारी प्राप्त करना, टू रिसीव द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। अब जैसे हम कोई भी नया गेम खेलते हैं तो उसमें कोई ना कोई नया डेवलपमेंट होता है, कोई भी नई नई चीज होती है, तो हम उसमें सीखते हैं। अब कोई बच्चा कोई टूर्नामेंट नहीं खेलता था, गेम नहीं खेलता था, फिर स्कूल वालों ने उसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो अच्छा भागता है, अच्छा खेल सकता है, अच्छा कवर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको इक्विपमेंट्स प्रदान किए जाएंगे जो उसने कभी ना देखे हो, नई तकनीकी से उसको सिखाया जाएगा, है ना। तो ये सब होता है, ये एक्स्ट्राम्यूरल में होता है, क्योंकि एक्स्ट्राम्यूरल बाहर की होती है। फिर एक्स्ट्राम्यूरल का महत्व, इम्पोर्टेंस, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने व लागू करने के लिए। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लिए और लागू करने के लिए। ऑब्वियसली एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, स्कूल से बाहर किए जाने वाले कोई भी एक्टिविटीज। तो कोई भी हम गेम खेलते हैं तो शारीरिक शिक्षा हमारी अच्छी करता है। अगर हम जैसे हमारे इंटरमीडिएट में था, हम बैठ बैठ के चेस भी खेल सकते हैं स्कूल के अंदर, है ना, लूडो भी खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। वैसे गेम्स में नहीं आता, चेस आता है, अब हम वो खेलेंगे। अब उसमें हमारा क्या हो रहा है, उसमें हमारे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रही बॉडी की, क्योंकि हम बैठे बैठे वो खेल रहे हैं, हमारे माइंड की हो रही है बट बॉडी की नहीं हो रही। बट एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होता है, हमारी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा क्या बोलता है, शारीरिक शिक्षा क्या बोलता है कि हम फिट हो, हम फाइन हो, हम मेंटली नहीं, जब फिजिकली भी फिट हो, तो उन सबको बढ़ावा देता है। उसके बाद खेलों में भाग लेने के अवसरों को बढ़ाता है।
खेलों में बच्चे भाग लेते हैं, अपने मनपसंद खेलों में भाग ले सकते हैं। जो जो स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई भी स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो टीचर पूछते हैं ना कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद खेल प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए, अब एक स्कूल में अगर एक स्कूल कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें बहुत सारे स्कूल्स आएंगे। अब जैसे हमारे स्कूल हमने ऑर्गेनाइज किया, तो हम अपने स्कूल वालों को, जो भी हमारे आसपास स्कूल होंगे, हम उनको भी तो बोलेंगे ना कि भाई तुम भी आके खेलो हमारे साथ, हम कंपटीशन कर रहे हैं, ये वो फलाने का। तो स्कूल की रेपुटेशन की बात होती है, तो वो आते हैं। और कुछ स्कूल ये भी होते हैं कि लाइक उनको अपना नाम बढ़ाना होता है, अपना नाम दिखाना होता है कि हम भी हैं इसमें, तो वो खुद भी इन्विटेशन बोलते हैं इनवाइट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, खेलों के प्रदर्शन का स्तर बढ़ता है, ठीक है। और बच्चे अच्छा भी खेलते हैं, ठीक है, खेल प्रदर्शन अच्छा देते हैं। फिर अगर कोई जैसे एक स्कूल फुटबॉल में बहुत अच्छा है, तो उस स्कूल का नाम फुटबॉल से जाना जाएगा कि यार इस स्कूल में बच्चे खेलते हैं फुटबॉल, बहुत अच्छा खेलते हैं, इस स्कूल के कोच बहुत अच्छे हैं, ये सब है ना। फिर उसके बाद खेल तकनीकों की उचित जानकारी प्राप्त कराती है। अब हम जब भी हम सीखते हैं तो हमें कोच क्या बताते हैं, सबसे पहले कि वो खेल कहाँ से आया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे खेला जाता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या क्या हम उसमें सीख सकते हैं, क्या क्या हमारे जो उस गेम को खेलने से क्या क्या हमारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। लाइक जैसे हम चेस खेल रहे हैं, हमारा माइंड बहुत अच्छा हो जाता है, हम माइंड बहुत यूज़ करने लग जाते हैं, बहुत फ्रेशली काम करता है हमारा माइंड। ऐसे ही तो उचित जानकारी प्राप्त होती है कि हम क्या क्या किस लिए क्यों खेलते हैं, ठीक है। विद्यालयों के अपनी खेल योग्यताओं के प्रकट करने के अवसर प्रदान होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर स्कूल आता है, हर स्कूल दिखाना चाहता है कि हम ये अच्छा कर सकते हैं, हम ये वो अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास कोचेज अच्छे हैं, हमारे पास प्लेयर अच्छे हैं। फिर अगर कोई स्कूल बैटबॉल में बहुत, बेसबॉल में बहुत अच्छा है, क्रिकेट में बहुत अच्छा है, फुटबॉल में बहुत अच्छा है, तो हम उस स्कूल को उसी नाम से जानने लग जाते हैं कि लाइक हमारे स्कूल के पास एक स्कूल था, तो वो स्विमिंग में बहुत अच्छा था, ठीक है, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नेशनल प्लेयर स्विमर्स थे, तो हम उसको उस नाम से जानते थे कि भाई ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसके अंदर स्विमिंग पूल से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। तो सेम वही चीज़ कि स्कूल विद्यालय वालों को भी प्रकट करने का अवसर मिलता है, फिर वो अपना नाम भी बना सकते हैं और सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंट्राम्यूरल और एक्सट्राम्यूरल। इसके लाभ और हानि भी हमने देख लिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं विशिष्ट खेल कार्यक्रम। अब ये क्या होता है, विशिष्ट खेल प्रतियोगिताओं से अभिप्राय खेल प्रतियोगिताओं से अलग कार्यक्रम से है। अब खेल प्रतियोगिता में क्या आता है, हमारा क्रिकेट आ गया, हमारा फुटबॉल आ गया, हमारा बेसबॉल आ गया, और बास्केटबॉल आ गया, चेस आ गया, ये सब, ठीक है। फिर इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में एकता, स्वस्थता तथा बीमारियों से बचाव, समाज में एकता, स्वस्थता तथा बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता लाना तथा धर्मार्थ संस्थाओं के लिए धन संचय करना होता है। सबसे पहला क्या होता है, स्वास्थ्य, बीमारियों से बचाव समाज का, ठीक है, और समाज में एकता लाना। उसके बाद वो क्या करते हैं, जितना भी धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं, धर्मार्थ मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं, जो भी जैसे आश्रम्स होते हैं चाइल्ड के, है ना, जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड, सॉरी अबेंडेंट चाइल्ड होते हैं उनके, है ना, और जो भी हमारे बुजुर्ग के आश्रम्स होते हैं, वृद्धाश्रम हो गया, तो इन सब संस्थाओं को डोनेशन करती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों का ही आश्रम होगा या वृद्धों का ही आश्रम होगा, बहुत सारे एनजीओज भी हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हो, है ना, बहुत लोगों के लिए काम करते हो, होमलेस पीपल्स के लिए काम करते हो, तो उन सबको ये प्रोवाइड करती है क्या, विशिष्ट खेल कार्यक्रम। खेल दिवस, भाई खेल दिवस तो सभी को पता होगा, खेल दिवस कब आता है यार, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। हम आप देख के गूगल नहीं करना बिल्कुल भी, आपको ये पता होना चाहिए। वैसे खेल दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट्स कर देना नीचे, ठीक है। अब विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक है। आपको सबको कमेंट करना है कि खेल दिवस हम कौन सी डेट को मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, ठीक है। फिर आप जानते होंगे हर स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाए जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। खेल दिवस के उद्घाटन या समापन समारोह में विद्यार्थियों द्वारा विशेष प्रदर्शन जैसे डंबल मास, पीटी, लेजियम, पिरामिड, एरोबिक, नृत्य व गायन तथा योगासन का प्रदर्शन भी किया जाता है। खेल दिवस से भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन का अवसर मिलता है। अब हम जब भी स्पोर्ट्स डे बनाते हैं तब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन देते हैं कि स्पोर्ट्स डे में हम ये खिलाएंगे, जैसे कि रेस हो गया, ठीक है, उसके बाद वो बोरी वाली रेस हो गई, है ना, और कोई भी गेम हो गया वॉलीबॉल का,
ठीक है। ठग ऑफ वॉर हो गया, ठग ऑफ वॉर मीन्स जहाँ पे दो टीम्स होती हैं और बीच में रस्सी होती है और उन टीमों को खींचना होता है, ठीक है। अब ये सब हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, इससे हमें दो चीज होती है, बच्चों का मनोरंजन हो जाते हैं, हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, बच्चों को पता लगता है कि क्या क्या फायदे होते हैं, हम स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं। और तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए हमारे पास उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन हो जाता है, हमें पता लग जाता है कौन कौन सा खिलाड़ी किस चीज में बेस्ट है, क्या वो अच्छा कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम स्पोर्ट्स डे में उन सबकी जो भी गेम वगैरह है, गेम प्ले वगैरह वो देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आइडिया हो जाता है कि यार ये बच्चा तो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, ये बच्चा भागता बहुत अच्छा है, तो उसको हम इस कंपटीशन में भेज सकते हैं। रिले रेस में अगर वो भागता बहुत अच्छा है, वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, तो हम उसको अपनी फुटबॉल टीम में रख सकते हैं। तो ये सब स्पोर्ट्स से क्या होता है कि हम ये सब सीख सकते हैं। फिर स्वास्थ्य दौड़े। अब आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग होते हैं भीड़ बना के, है ना, दौड़ते हैं। कंपटीशन नहीं होता वैसे तो ये, क्योंकि बहुत मतलब थाउजेंड्स में लोग आते हैं वहां पे दौड़ने के लिए, तो इट्स अ टाइप ऑफ दौड़, ठीक है। इन दौड़ों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग या सामाजिक संगठनों के द्वारा कराया जाता है। सामाजिक संगठन मतलब एनजीओ, ठीक है, के द्वारा कराया जाता है। इनका मूल उद्देश्य राष्ट्र में स्वास्थ्य के लिए स्तर में वृद्धि करना होता है। क्या करना? स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना। इन दौड़ों के लिए तिथि तथा समय काफी पहले ही निर्धारित हो जाता है, जिसके लिए धावक या प्रतियोगी को पंजीकरण पहले ही करवाना होता है। इसमें आयु सीमा निर्धारित नहीं होती, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां बरती जाती हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि हम बहुत सारी रील्स वगैरह भी आती है, शॉर्ट्स वगैरह आती है, हम देखते हैं कि बहुत लाखों की संख्या में लोग या फिर हजारों की संख्या में लोग भाग रहे होते हैं ना, वो रनिंग कर रहे होते हैं। तो ये एनजीओ या फिर किसी भी संस्था द्वारा करवाया जाता है। उसमें हमें पहले ही हमें फॉर्म मिलता है, हमें वो भरना होता है। उसके बाद हमारे कुछ चेकअप्स वैकअप्स होते हैं। चेकअप्स के बाद हमें डिसाइड किया जाता है उनके द्वारा कि हम ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। हम सिर्फ ये स्वच्छता को स्तर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है रन फॉर फन। रन फॉर फन में मतलब ऐसे लोग भागते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में लाखों लोगों को स्वास्थ्य एवं क्षमता के साथ हेल्दी एंड फिट रहने के संदेश को फैलाने के उद्देश्य के साथ आयोजित किए जाते हैं। इन दौड़ों के दौरान उछल कूद व आनंद कराना मुख्य होता है। इसका एक उद्देश्य होता है, वह है दान या खैरात के लिए निधि अर्जित करना, ठीक है। अब रन फॉर फन क्या होता है? इसके अंदर हम रनिंग ही करते हैं, ठीक है, और फन के लिए किया जाता है। और इससे हम क्या बोलते हैं, दान या खैरात। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमें दान मिले, ताकि वो एनजीओ या फिर बहुत अच्छे संस्थाओं में जा सके, हम उनको दान कर सके। तो ये इसलिए होता है रन फॉर फन। ये देखो, ये उसका लोगो है, ये रन फॉर फन, ठीक है। वैसे देखो, मेरी बात सुनो, ये सारी जितनी भी अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, ठीक है, ये सारे हमारे को स्वस्थ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम हैं, एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं, ठीक है। इसमें हमें फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कोई सी भी एज में जा सकते हो। बट हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हमारे हेल्थ को लेकर होती है। लाइक अगर हमारी सांस ज्यादा फूलती है या फिर हमें कोई प्रॉब्लम है कि हम धूप में नहीं जा सकते, ये सब, तो हमें वहाँ वो अलाउड नहीं किया जाता, ठीक है। अब आता है हमारा एकता के लिए दौड़ें। ये तो हमने सुना ही होगा, ये तो हमारी बुक्स में भी होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य विभिन्न धामों के लोगों में शांति, शक्ति व एकता स्थापित करना होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता, भाईचारा बढ़ाना भी हो सकता है। इस दौड़ के दौरान सभी वर्ग अपने में एकता महसूस करते हैं। सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए ही होता है। इसमें क्या हम बढ़ाते हैं? शांति, शक्ति व एकता, ठीक है। एक जैसे हमने इसका नाम लिखा ना, एकता के लिए दौड़, तो ये सब हमारा इक्वालिटी के लिए होता है कि हम सब एक है। ये हर धर्म, हर वर्ग के लोग किए जाते हैं, हर वर्ग के लोग करते हैं फॉर इक्वालिटी बढ़ाने के लिए। जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो इस फोटो में, है ना, अब ये इन्होंने देश का झंडा ले रखा है। तो भाई देश का झंडा क्यों ले रखा है? क्योंकि ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि लाइक हम इसी देश के हैं और हम सब एक हैं, ठीक है। और यहाँ पे रनिंग हो रही है, ठीक है, एकता के लिए दौड़। अब
विशिष्ट कारणों के लिए दौड़े। अब बहुत सारे कारणों के लिए दौड़े होते हैं, ठीक है। विशिष्ट कारणों के लिए दौड़े होती हैं जो अच्छे, श्रेष्ठ व उदार कारणों से संबंधित होती है। इसका उद्देश्य विशिष्ट कारण के लिए फंड अर्जित करना होता है। क्या? फंड अर्जित करना भी होता है, लेकिन कारण अच्छा होना चाहिए। इसका आयोजन प्राय सामाजिक संगठन ही करते हैं। दौड़ों को आकर्षक बनाने के लिए इसमें जाने माने खिलाड़ियों, कलाकारों, अभिनेताओं, जानी मानी हस्तियों को भाग लेने का प्रयास किया जाता है। अब विशिष्ट कारण है, यानी कि बहुत तरह के कारण और बहुत मेन कारण, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी जो प्रमोट करती है इसको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी एनजीओ, कोई भी किसी भी उसका एनजीओ, कोई भी अच्छा कंपनी, ये सब ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, फंडिंग के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उस संस्था को जिसने वो ऑर्गेनाइज किया उसको अच्छा से अच्छा फंड मिले। कोई भी आश्रम हो सकता है, बच्चों का, अनाथ बच्चों का, वृद्धों का आश्रम, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स के लिए जो भी पैसे इकट्ठा करते हैं उनका हो सकता है। तो फंडिंग के लिए, फंडिंग की अर्जी के लिए ही ये करवाई जाती है। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर लोग कोशिश करते हैं, जो भी एनजीओ वाले वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे कलाकार, खिलाड़ी, अभिनेताएं, जानी मानी हस्तियों को बुलाया जाए ताकि लोग आकर्षित हो और वो भी आए। अगर आपका कोई फेवरेट हीरो या हीरोइन आएगा इसमें, कोई भी फेवरेट एक्टर्स आएगा, कोई भी फेवरेट आपका प्रतिनिधि सॉरी, कोई भी आपका रोल मॉडल आएगा, तो आप जाना पसंद करोगे कि यार वो आ रहा है, कुछ तो बात होगी इसमें, है ना। क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने इन्फ्लुएंसर से, जो हमें पसंद होते हैं, हम उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि हम उनको बुलाएं ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो, वो आए, उनको ज़्यादा फंडिंग मिले। तो सिंपल एज दैट कि ये फंडिंग के लिए होता है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। बाकी हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, ठीक है। विशिष्ट कारण हो गए हमारे, हमने देख लिया कि लीग टूर्नामेंट क्या होता है, सिंगल डबल टूर्नामेंट क्या होता है ना। और इससे एक्स्ट्राम्यूरल, इंटरम्यूरल कंपटीशन ये क्या होते हैं। उससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे नॉकआउट टूर्नामेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है। तो बस यही सिंपल सी वीडियो थी। और हाँ, स्टेयरकेस, साइकिलिंग मेथड और नॉकआउट टूर्नामेंट्स के मेथड मत भूलिएगा, ऑड नंबर, इवन नंबर वाले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आ ही सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू रिपीट दैट और उसको प्रैक्टिस करते रहना हमेशा, है ना। और अगर आपको नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर मैनेजमेंट की वीडियो चाहिए तो हमने इससे पहले एक पार्ट बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे हमारे अगले पार्ट में। टेक केयर।